अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा, वो तो मैं करने लगा हूं। आपको जितना जितना टाइम मैंने लिख कर दिया हुआ था सवालों पे, उतने उतने टाइम में बच्चों ने कर लिए वो सवाल, वो हाथ खड़ा करें। तकरीबन 70-80% बच्चे हैं, हाइब्रिड वाले भी, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ वो 2-2 3-3 मिनट ऊपर गए होंगे, इससे ऊपर नहीं गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको भी कोशिश करके आपने इस टाइम में लाना है। तो कोई अनजस्टिफाइड बात करके, मैं अनरियल बात करके मैं नहीं भेजा करता, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाया करेगा वो काम जो आपको कहा जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी कोशिश करनी है। स्पीड से काम करने का फ़ायदा ये है, आपका दिमाग ज़रा तेज़ तेज़ काम करना सीख लेता है, ठीक है ना। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी बैटिंग वाले कर लेते हैं ना अक्सर जी। कैसा मैच जीते हैं फिर कल हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 मैं आपको ज़रा सॉल्व करवा देता हूँ एक दफ़ा। आसान सवाल था, लेकिन बेटा प्लीज़ बातें नहीं आप लोगों की तरफ से होंगी, आपस में बातें नहीं करनी है भाई प्लीज़, मैं क्लास से निकाल दूंगा। ये 2-3 बच्चों को निकालना पड़ेगा, फिर समझ आएगी उनको। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, डेट ऑफ परचेज एकम जनवरी 16 है। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों के तहत इसको डेप्रीशिएट करना था। स्ट्रेट लाइन के अंदर अच्छा रेट ही निकाल लेते हैं, ताकि दोनों तरफ रेट लग रहा हो ना ज़रा, तो बिल्कुल आमने सामने। ये इसीलिए मैंने ये इस तरह से वर्किंग आमने सामने आपको कहा भी था ऐसे ही करके आना है। ये इसलिए है पॉज कर दें आमिर भाई, इसको नहीं अच्छा आ रही, इसको पक्का कर लें, कोई काम मसला हो रहा है इसका जी। आमने सामने कहा था आपको ये करके आइएगा। बहरहाल मैं सॉल्व करता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन अगर है भी इन दो मेथड्स के दरमियान में तो वो दूर हो जाए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले डेप्रिसिएशन करते हैं इसकी। 4 साल अगर लाइफ हो तो डिवाइड बाय 4 कर दें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आमिर भाई की बैटरी ख़त्म हो गई थी, कि स्ट्रेट लाइन मेथड है लाइफ से डिवाइड कर दें 4 से, या और वो कर लेंगे यार, वो भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, या 1/4 करें तो 25% आता है। 25% से मल्टीप्लाई कर दें, बात तो सेम ही है ना। तो मैं इसलिए रेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि इधर भी रेट हो इधर भी रेट हो, ताकि बिल्कुल सामने रेट ही चल रहा हो, फिर भी फ़र्क आप आइडेंटिफाई कर सकें दोनों में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 1/4 करके, 1/4 करके इंटू 100 करेंगे तो क्या रेट आ रहा है? तो 25% स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट यूज़ करना है। डेप्रिसिएशन करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड में। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताएं। बोलें बोलें। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। सवाल में 10 गिवन है, 10,000 में क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो सवाल में रेजिडुअल वैल्यू कितनी गिवन है? 10। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 25%, आंसर इज 22.5। नहीं करेंगे जी। बुक वैल्यू 77.5। अच्छा बच्चों, आप पर्चे के अंदर आप आंखें बंद करके 22.5, 22.5, 22.5 अगले 3 साल में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत ही यही है। दोबारा से कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट करने ही तो आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए लिखूंगा ताकि आमने सामने दोनों मेथड्स हों, ठीक है ना। तो ज़रा हम पक्का भी कर लें उस बात को कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है। हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, और हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आना है, ठीक है। तो अगले साल में फिर वही फार्मूला होगा, बोलो। वही 100 कॉस्ट है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, इनटू जी अगेन वही 22.5। जब फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। आंसर इज 55। फिर डेप्रिसिएशन के लिए बुक वैल्यू नहीं पकड़ रहे, अगेन कॉस्ट पकड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फॉर्मूला बोलेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, अगेन वही 22.5 आना है। तो पर्चे में ये टाइम ज़ाया नहीं करना दोबारा इसको लिखने का, ठीक है ना। वो एक बार लिख दिया काफ़ी है, लेकिन फ़िलहाल लिखें ताकि दोनों कंपैरिजन कर सकें। 32.5 आ गया। 100 कॉस्ट है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10 इंटू 25%, 22.5 आ गया। और बुक वैल्यू क्या है? वही रेजिडुअल वैल्यू है जिसको हमने डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालते हुए माइनस कर दिया था,
डेप्रीशिएट होने ही नहीं दिया था इस 10 रुपये को, क्योंकि ये डेप्रीशिएट होने वाली फिगर थी नहीं, ये तो मिल जाना है हमें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो एंड पे क्या बच गया, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो फिर रेट इज़ अ मस्ट, और रेट निकालने के लिए 1/4 नहीं करना, ठीक है, बल्कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, 1 माइनस nth, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, 1 माइनस nth रूट S/C। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज पहला दिन, यार हाइब्रिड में क्यों डिस्टर्बेंस है, क्या मसला है जी? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज इस क्लास में पहला दिन है? खैर से माशाल्लाह आ गए हैं आप लोग जी। और इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई, वो भी हाथ खड़ा करें साथ ही, कि आज पहला दिन भी और इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई। बेटा आप ना क्लास के बाद मिल लें, ये जिनका आज पहला दिन है और उन्होंने खुदा ना खास्ता इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई है, एक दो बच्चे हैं, प्लीज़ मिल लीजिए। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जी। तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस nth रूट S/C। n यूजफुल लाइफ, S रेजिडुअल वैल्यू, C इज़ द कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। सवाल में गिवन है n 4, बोलो यूजफुल लाइफ कितनी है, 4, रेजुअल वैल्यू 10 और कॉस्ट 100, रेट आ गया 43.76 कर लो बेटा, 44 इसलिए नहीं कर रहा ताकि एग्जैक्ट ज़रा करीब करीब फिगर आ जाए, आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है ना, ओके। और वैसे एक बात मेरी जहन में रख लो कि जो रेट्स वगैरह होते हैं ना, उनको ज़्यादा राउंड ना किया करना, ठीक है ना, क्योंकि रेट ने आगे, जैसे मिसाल के तौर पे हम इन्वेंट्री का टॉपिक आप पढ़ के आए होंगे, उसमें मिसाल के तौर पे पर यूनिट कॉस्ट है 10.5 और यूनिट्स खरीदे हुए आपने 50,000, तो वो 10.5 को 11 करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जो रेट्स होते हैं ना, रेट्स नॉर्मली परसेंटेज हो गई या रेट्स हो गए, इनको ज़रा 2 डेसिमल तक लिख लिया करें, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख लिया करें। हाँ, जब ये रेट अप्लाई होकर आंसर निकलता है रुपीज़ में, उस रुपीज़ को आप फिर खुले दिल से राउंड किया करें, राउंड अप या राउंड डाउन। तो मेरा मशवरा है कि रेट्स वगैरह को आप ज़रा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख लिया करें, चाहे वो पर यूनिट कोई चीज़ का रेट निकाल रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो यहाँ पे रेट्स निकल रहे हैं, क्योंकि रेट्स ने फिर आगे फिगर पे अप्लाई होना होता है। मशवरा है, बाकी को राउंड कर भी दे तो इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि रेट्स वगैरह को आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लेना है, ओके। जी, उससे वो गलती नहीं होगी बेटा, मैं फेल होने के तरीके थोड़े ही बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी अच्छा जी, अब मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू करेंगे। पहली बात यही की थी कल कि रेजुअल वैल्यू क्या करना है, इग्नोर। और दूसरी बात क्या की थी, रेट ने किस पे लगना है, बुक। ओहो, फिर 100 पे तो नहीं लग सकता, पहले साल तो बुक वैल्यू कॉस्ट ही होती है, तो 100 इंटू 43.76%, आंसर इज 43.76, बुक वैल्यू 56.24, डन जी। अब नेक्स्ट ईयर में 100 नहीं, 56.24 बुक वैल्यू पर रेट लगना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेजुअल वैल्यू को हर दफ़ा क्या कर रहे हैं, इग्नोरे कर रहे हैं, तो 43.76%, आंसर 61, 2 डेसिमल तक बताते रहे जी, 62, नेक्स्ट जी 31.62 इंटू 43.76%, 13.84, बुक वैल्यू 7, फिर 17.78 के ऊपर लगा 43.76%, 7.78 ही कर लो, कोई एक आधे रुपये का फ़र्क है, तो राउंडिंग भी की हुई है ना, ताकि एंड पे क्या आ जाए। अब देखो, यही बात हमने कल भी डिटरमिन की थी कि रेजुअल वैल्यू हालांकि माइनस नहीं कर रहे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चूंकि रेट निकालते उसको इनबिल्ट कर लिया था, तो एंड पे ऑटोमेटिकली वही बचेगी। अब इन 2 सवालों को आमने सामने करने का फ़ायदा सिर्फ ये हुआ हमें कि हमें क्लियरली पता लग गया कि ये फॉर्मेट किसी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का नहीं है,
ये फॉर्मेट तो सिर्फ किसी भी डेट पे एसेट की बुक वैल्यू बता रहा है, 31 दिसंबर 17 पे भी बता रहा है, बुक वैल्यू 18 पे भी, 19 पे भी। तो डेप्रिसिएशन मेथड कहां पड़ा है? डेप्शन मेथड सिर्फ यहां पड़ा है, ये है डेप्रिसिएशन मेथड, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। अगले साल भी कॉस्ट पर रेट, उससे अगले साल भी कॉस्ट पर रेट, उससे अगले साल भी कॉस्ट पर रेट। ये किसकी खसूसियत थी? ये स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत थी। जैसे ही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे मूव किए, फॉर्मेट सारा सेम है, ऊपर कॉस्ट है, फिर डेप्शन है, फिर बुक वैल्यू है, फिर डेप्शन है, फिर बुक वैल्यू है। तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ ये पड़ा है, पहले साल रेजुअल वैल्यू माइनस नहीं की, रेट कॉस्ट पे लगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में देखो तो रेट बुक वैल्यू पे लग रहा है। उससे अगले साल, तो यही तो फर्क था, उससे अगले साल भी बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मेथड्स को इकट्ठा एक सवाल के ऊपर लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाए कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ ये पड़ा है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या बताई थी? हर साल रेट किस पे लग रहा है? कॉस्ट पे। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल रेट बुक वैल्यू पे लग रहा है। ठीक है, इसमें हर साल डेप्शन सेम आ रही है, इसमें डेप्शन हर साल कम होती जा रही है। 13.84 के साथ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, गलती नहीं निकाली आप लोगों ने आज? अच्छा जी, यहाँ तक को मसला नहीं। चले, ये तो सिर्फ किया हुआ काम ही था आपका, जो मैंने दोबारा करना था। ज़रा आमने सामने ये फिर ये रिकॉर्ड में भी आ जाती है ना ऐसी चीज़, ताकि बवक्त ज़रूरत सनद रहे। और आप कभी भूल जाएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मैं ये ओपन करके फिर दिखा सकता हूँ। आप कभी भूल जाएं रेट निकालने का फॉर्मूला, तो इसीलिए लिख लिया था। ठीक है ना जी बेटा? बेटा नहीं, ये एसेट हमारी किताबों में पहले साल के एंड पे इतनी वैल्यू पे पड़ा है। खरीदा 100 रुपये का था, लेकिन इससे इतना फ़ायदा हमने ले लिया, यूं कह लें, या यूं कह लें कि इतनी वैल्यू ये इस्तेमाल होने की वजह से लूज़ कर गया। ये डेप्रिसिएशन है, और ये इसकी किताबों के अंदर अब वैल्यू, ये इतनी वैल्यू पर हमारी किताबों में पड़ा हुआ। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद जी 26, 27, 28 मैंने खुद कराया था। 29, 30, 31, 32 में किसी सवाल में किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। सोल्यूशन वाले सवालों में तो वैसे ही मसला नहीं होता है जी। हैंडआउट मिल गए आपको? जी बेटा, जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर केड़ा? 26। हाँ जी, इसमें क्या करें? रेट क्यों निकालें बेटा? रेट हम क्यों निकालें जब सवाल में गिवन है? तो हम कोई पागल हैं? हर पागल यही कहता है वैसे तो, लेकिन हमको पागल थोड़ा ही है। जी बेटा, इधर क्वेश्चन किधर से आया था? देखें, रेट गिवन है ना, तो क्यों निकालें? रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन केस रेट निकालना भी पड़ता, आपका जो सवाल है, तो डेट ऑफ परचेज का तो कोई असर नहीं पड़ता रेट निकालने पर। हमारे डेप्शन रेट निकालने वाले फॉर्मूले के अंदर कहीं पे डेट ऑफ परचेज का जिक्र था? नहीं। एक एसेट 1 जनवरी को खरीदा है और उसकी लाइफ 3 साल है, तो 1 जनवरी 10 को खरीदा है, तो 31 दिसंबर 10, 11, 12, 31 दिसंबर 12 पे उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। अगर एक एसेट 1 अप्रैल 10 को खरीदा है, तो उसकी ज़िंदगी के 3 साल ख़त्म हो जाएंगे 31 मार्च 11, 12 और 31 मार्च 13 पे। 3 साल ही पूरे होने हैं ना, तो लाइफ तो पूरी निकल आएगी। तो अगर रेट निकालना भी पड़े तो डेट ऑफ परचेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि आज वाले लेक्चर नोट्स में हमने क्या देखा? सबसे पहले 27 किया हमने। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है जी मिस्टर मोइन वाला। ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। सिर्फ 2 अदद सिंपल एडिशन है, WDV मेथड है। जल्दी करें, मैं आ रहा हूं आप लोगों को चेक करने। ये वाला कौन से वाला? मोइन वाला। कौन से वाला? हाइब्रिड 2 से स्टार्ट करते हैं चेकिंग। बेटा, इसकी लाइफ पूरी नहीं ना हुई होगी। कितने साल की डेप्शन निकली है?
बेटा 1 अप्रैल को ख़रीदा था ना 19 में, तो ये 24 वाले साल में भी तो 3 महीने डेप्सिट होना है। वो 24 वाले साल में 3 महीने डेप्सिट करोगे तो इंशाल्लाह वो तकरीबन तकरीबन बराबर आ जाएगी। हाइब्रिड 2 वालों मैं आ रहा हूँ। क्या हाल है? हाँ जी, पहला दिन है। फिर मैं क्या करूँ? फिर इंट्रो पड़ी हुई है। आज भी क्या करना था आके? फिर इतना लेट क्यों आए हो? राजनपुर वाली साइड से? मेरे क्लास के बाद ज़रा तशरीफ़ ले आइएगा ज़रा फैकल्टी रूम में, बराए मेहरबानी। किधर है अकाउंट्स बेटा? पहला दिन है, इंट्रो नहीं पड़ी हुई? तो फिर कौन सा पहला दिन है? अभी तो इंट्रो ही पढ़ रहे हैं। FR1 तो मैंने आज शुरू करनी है। डिस्पोजल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इंट्रो में? डिस्पोजल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इंट्रो में? मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, वो आज शुरू करेंगे। तो FV तो इंट्रो चल रही है, जल्दी करो। क्या फॉर्मेट का मसला है बेटा? फॉर्मेट अभी ये सवाल मैंने खुद करवाना है, तो देख भी लेना फॉर्मेट। हाँ, बड़े फटाफट तुमने फिगर्स लिख दिए हैं। ऐसे लेजर पर्चे में नंबर देगा? बड़े छुप के बैठे हो हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। 3 मिनट होने में 2 मिनट बाकी हैं। नहीं, बल्कि 3 मिनट होने में 1 मिनट बाकी है। कहाँ है एकोमोडेशन का अकाउंट? साथ साथ बनाया करो ना। ये 2 साल के तुम्हें पहले एसेट अकाउंट बना, हर बार दोबारा दोबारा सोचोगे, इकट्ठा बनाया करो। बड़ा छुपा के रखा हुआ है तुमने रजिस्टर को। मुझे लग रहा है तुम्हें मैंने पहले भी देखा है। हैं? वो इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई होगी तुमने। बड़ी मेहरबानी। तो फिर कौन सा फर्स्ट डे है यार? ये इंट्रो वाला पोर्शन ही पढ़ रहे हैं अभी तक तो हम। या अल्लाह, क्या सुस्त बच्चे हैं बेटा। ये ब्लू बॉल पॉइंट ना आप लोगों को नहीं अलाउड है। आई कैप में ब्लू बॉल पॉइंट से पर्चा करोगे तो फेल हो जाओगे, पेपर कैंसिल कर देंगे वो। और ये रेड ग्रीन ब्लू ये बेशक रखें अपने पास, लेकिन सिर्फ आप उसको अंडरलाइन करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए रख लिया करें। इसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, आदत ही ना हो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कोई और चीज़ यूज़ करने की। मैं कौन सा सवाल करा रहा हूँ और तुम कौन सा कर रहे हो? ये 36वां ओपन किया हुआ है। अच्छा जी, लेजर नहीं विखाते पाए तुम, लुको के रखे ने। अब ये रंग बिरंगे मार्कर और बॉल पॉइंट नहीं यूज़ करने। पेपर में एक कलर का बॉल पॉइंट, वो भी ब्लैक, सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है ना? इससे टाइम भी ज़ाया होता है। ये ना हो ऐसे नोट्स बनाते पर्चे में भी ऐसे ही हो जाए। नीले पीले रंग नहीं करने, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट। छोड़ दें ब्लू बॉल पॉइंट, यूज़ करना ही छोड़ दें। टेस्ट के अंदर जिसने ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ किया उसका मैं पेपर कैंसिल कर दूंगा। फिर आके ये ना कहना सर प्लीज़ इस बार चेक करवा दें। नहीं चेक करवाऊंगा। और जिसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया गिवन टाइम से, वो नोट करते हैं टीए वहाँ पे एग्ज़ाम, वो टीए रूम वाले, वो टेस्ट रूम वाले, वो जितना टाइम होगा उतने नंबर डिडक्ट करूँगा मैं उसमें से। इसलिए जो टाइम गिवन हो बस वही लगाना है। 3 मिनट से ऊपर हो गया टाइम तो।
रास्ता दे दे मुझे, मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, चल रही है नहीं रुकी हुई है, चल रही है कि रुकी हुई है क्लास? चलाएं फिर इसको, रजिस्टर छुपा के रखा हुआ है तुमने, सर हाथ खराब है हैं? पहला दिन तो नहीं है? कल का लेक्चर क्यों नहीं लिया? क्लास के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था, एंड टाइम पे। कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हुआ है? साकिब को बुलाएं जरा, पता कर लेते हैं हुआ है। ये हंस के ना दिखा दिया करो मुझे आगे से। ब्लू बॉल पॉइंट्स यूज हो रहे हैं धड़ाधड़, कोई काले नीले कट्ठे यूज कर रहा है, मर्जियां चल रही हैं, मर्जियां। मैं सवाल नहीं देख रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कुछ कर रहे हो। सवाल तो मैं करवाता हूँ, अभी आप लोगों ने चेक कर लेना है। थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह ही देख रहा हूँ। भाई बातें क्यों हो रही हैं? बातें क्यों हो रही हैं? दिल तो और भी बहुत कुछ करता है बेटा, अब दिल करने की वजह से ना फिर शुरू करते हैं। इतना टाइम नहीं दिया जा सकता जी, तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं सवाल शुरू किए हुए आप लोगों को, 8 मिनट हो गए हैं। कितने बच्चे कर चुके? अच्छा चलें, अब ये 1 मिनट है बस, इसके बाद फिर मैं नहीं रुकूंगा। सवाल अपने हैंडआउट्स पे ओपन कर लें प्लीज, थोड़ी देर के लिए। मैं तब तक कोई अगली तैयारी पकड़ लूं। बेटा इतना शोर क्यों मच रहा है? ओके चलें जी, अब बस करें, अब जिसका रह गया रह गया। अगली बार अच्छी कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से हो जाए। जी इधर देखें, मुइन हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ लेजर बैलेंस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑन यकम जनवरी 16, 250 और 180। तो यकम जनवरी 16 पर पिछली क्लास का फॉर्मेट यूज़ करते हुए कितना जी, 250 एसिड अकाउंट का ओपनिंग है, और यकम जनवरी 16 पर 180। ये सवाल इसलिए करवाया, डिस्पोजल तो मैंने वैसे शरारतन शुरू किया है ना, ताकि आप लोगों को घर पे थोड़ा परेशान कर सकूं, क्योंकि ये रूटीन तो चलेगी ही कि आपको घर पे मैं काम देकर ऐसा भेजूंगा जो ज़रा, अक्सर ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा, मेरी कोशिश बहरहाल यही होगी कि मैं कर पाऊँ कि थोड़ा सा ऐसा काम आपको दे के भेजा जाए जिसकी डिस्कशन एज इट इज़ क्लास के अंदर ना हुई हो पूरी, वरना तो कॉपी पेस्ट चलता है। तो ये डबल एफर्ट मेरी चल रही होती है। मैं एक दफ़ा आपको बात बताता हूँ, आप घर पे उसको ट्राई करते हैं, अगले दिन वो सारी बात हमें दोबारा से करनी पड़ती है। तो जो अभी आपको होमवर्क मिलेगा, आप पक्का जहन के अंदर रखिए, थोड़ा सा टफ लगेगा,
सारी बात शायद ना बताऊं, आधी बता के कहूं, बाकी ट्राई करना। अगले दिन वो सारा कुछ मैंने समझाना है आपको। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं समझाऊंगा, लेकिन अगर मैं सारा कुछ करके ही आपसे होमवर्क करवाता रहूं तो फिर कॉपी पेस्ट ही चलता रहता है। तो थोड़ा सा रोज़ाना की बुनियादों पर थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एंटिसिपेशन होती रहेगी ना इसकी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जो है वो अपना हिस्सा डालते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, तो आपके ही अपने दिमाग की हालत थोड़ी सी बेहतर होगी, जो चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बाकी ये कभी नहीं समझना आपने कि जो होमवर्क दे दिया उसके अंदर बस आपकी तरफ चला गया वो आपकी तरफ चला गया, वो आइंदा डिस्कस नहीं होगा। अगले दिन वो सारा तफसील से दोबारा करवाना होता है मैंने, ठीक है ना। तो ऐसे ही डिस्पोजल का आज एक सवाल मैंने करके बिल्कुल आखिरी 10-15 मिनट में, उसके बाद उस जैसा एक और सवाल होमवर्क में भी दे दिया। अब वही डिस्पोजल कल सारा दिन चलना है, लेकिन आज वो दे देने का फ़ायदा ये है कि आप घर पे जाओगे, ट्राई करोगे, उसको समझोगे, थोड़ा सा दिमाग आपका चलेगा, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, तो कल ज़रा बेहतर आप जो है वो क्लास के अंदर बैठ के उसमें क्वेश्चंस कर सकोगे मेरे से, ठीक है ना। अच्छा जी, ओपनिंग आ गए और सही है, सवाल भी कर लें, बातें ही कर रहे हैं। फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस 1 अप्रैल 16, कितना जी 40। तो एंट्री 1 अप्रैल 16 पर एसिड डेबिट 40 से, और नेक्स्ट डिस्पोजल इस साल के अंदर नहीं है, इस साल के अंदर नहीं। कितने बच्चों ने एक ही साल में दोनों एडिशंस कर दी? हाथ खड़ा करें तेजी में, होने चाहिए 2-3। हाँ माँ 2-3 वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया, बाकी ये किया हाइब्रिड में भी 10-12 होने चाहिए थे वैसे, ठीक है। ध्यान से देख लिया करो भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ना आधा सही जवाब होता है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, रिक्वायरमेंट समेत जी। बस एक ही एडिशन था इस साल में, अब क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 ऑन ओपनिंग एसेट्स। मेथड कौन सा है? अगर मेथड हो स्ट्रेट लाइन तो यहां पर लिया करते हैं हम ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, और अगर मेथड हो रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग वाले एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो अगर पुराने एसेट्स आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर पहले साल के बाद रेट हमेशा किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। तो जो ओपनिंग एसेट्स हैं उनका ये दूसरा, तीसरा, चौथा साल हो सकता है, पहला साल तो नहीं है। जब पहला साल नहीं है तो फिर ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, हमें ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए होगी। तो ये नई चीज़ कल हमने रेड कलर के साथ लिखी थी, आपको याद हो, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स पर हमने रेट लगाया था, ठीक है जी, ऐसे ही किया था। और ओपनिंग बुक वैल्यू हमने कैसे निकाली थी जी? बुक वैल्यू कैसे निकलती है जी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जिस दिन की भी बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट में से उस दिन तक की डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। तो हमें ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू चाहिए, तो कॉस्ट में से ओपनिंग डेट की एक्यूमुलेशन माइनस कर देंगे। अब ओपनिंग डेट पर कॉस्ट कितनी पड़ी है सारे एसेट्स की? 250, और इस दिन तक की डेप्रिसिएशन कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी है? इन दोनों को नेट करें तो क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 250 माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल, इसको आप जो है वो नेट करके आंसर लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इस तरह से लिख दें पर्चे में, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनटू 20%। फ्रैक्शन लगेगा? नेवर अप्लाई फ्रैक्शन, ठीक है जी, ठीक। नेक्स्ट एडिशन के ऊपर, तो ऑन एडिशंस, एडिशंस कितने? एक ही है, 40। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो माइनस करते, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो इग्नोर करते, ठीक है। हाँ पहला साल है इसलिए रेट कॉस्ट पे ही लग रहा है, ठीक है जी। किस दिन खरीदा? 1 अप्रैल को, तो 9/1। टोटल एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग 1। पहला साल खत्म, क्लोजिंग बताओ। 290 और
200। यहाँ तक कितने बच्चों का बिल्कुल सही था, किसका गलत था? गलती पता लग गई? कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं? चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? क्या? हाँ इसमें हाँ, बोलो कंफ्यूजन बोलो ना। दोनों शब्द कर लिया और एडिशन नहीं किया, एक ही किया अभी। बेटा तो 20 नहीं आता बेटा इसका आप कैलकुलेटर पे 250 माइनस 180 इंटू 20% करें, वो 14 आएगा। मैंने ना 1000 इसमें सब बेटा तो भी क्या हो गया, इस एडिशन को ऐड करो, 20 बनेगा दोनों की डेप्शन को ऐड करके। ये 14 और 6 20 ही तो बनता है। भाई साहब आपने अगले वाले एसिड को भी इसी साल में, यही गलती तो आपने भी की हुई है। वो अभी एडिशन हुआ ही नहीं, आपने उसकी डेप्शन भी यहीं पे निकाली हुई है। गलती आप कर रहे हो, भाई तुसी तो मैनू गलत कह रहे हो। ये एडिशन अभी मैंने रिकॉर्ड किया, देखो एसिड अकाउंट में अभी आया ही नहीं है भाई ये एसिड, अब डेप्रिशिएट किए जा रहे हो। हवाई डेप्रिसिएशन जी 16 ओके डन। 17 के अंदर सबसे पहला काम, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ, 290 और 200। अब आपका एसिड आएगा भाई साहब, इधर देखें, यकम जून 17 पे 90 रुपये का एसिड, ये 17 वाले साल का एडिशन है जी। एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट यकम जून 17 पर। अब रह क्या गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, ठीक है। तो फिर बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स चाहिए। देखो पर्चे में ये अंग्रेजियां लिखने नहीं बैठ जाना आपने, पर्चे में तो ऐसे ही करना है जैसे ये स्टेप करने लगा हूँ। अब वो तो याद करवाने के लिए आपको लिखता हूँ, एक आध दिन में लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। या मैं चाहे लिखता भी रहूँ एंड तक आपको याद कराने के लिए, पर्चे में लिख के टाइम ज़ाया नहीं करना। पर्चे में तो आपने डायरेक्ट ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी, कैलकुलेटर पे ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हो। जो बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना है ना, तो ये कर लो कि ओपनिंग कॉस्ट को पकड़ो 290 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन को पकड़ो 200, इन दोनों को सामने शो कर दो 290 माइनस 200। इससे कम भी कर सकते हो, सिर्फ 90 लिख दो कैलकुलेटर पे करके, दोनों सही हैं। अंग्रेजियां लिखने नहीं बैठ जाना, ठीक है, सही है। तो 290 माइनस 200 ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इनटू जी 18, ठीक है। उसके बाद एडिशन आ गया हमारा 90 इंटू 20% इंटू 5, टोटल 28.5। एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्लोज करें। एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाए हो किसी ने, प्लीज़ एक्सट्रैक्ट्स अगर किसी ने बनाए हो तो डेप्शन एक्सपेंस 20 और 28.5, और एसिड बैलेंस शीट के अंदर एसिड का क्लोजिंग 290 380, एक्यूमुलेशन की क्लोजिंग 200 और 228 4 या 5। जी फरमाएं। अच्छा मेरे सामने कोई क्वेश्चन है जी। जी बेटा बच्चे ये यहाँ पर डेबिट हुआ, और चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ। जब किसी का सवाल आया करे तो ये याद रखना, क्लास में जो एक सवाल रेज हो गया वो किसी ने दोबारा किया तो मैं उसको उल्टा लटकाऊंगा। हर एक का सवाल सुना करो, ठीक है जी। सवाल ये है कि ये 40 जो है ये जब 16 के अंदर आया है, इसको 17 में हमने दोबारा नहीं लेना। उसका जवाब ये है कि ये जब यहाँ पे डेबिट हुआ तो इस क्लोजिंग में आ गया, इस क्लोजिंग में आया तो इस ओपनिंग में आ गया, तो इस ओपनिंग को हमने यहाँ ले तो लिया, कितने गया ये, तो ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है ना जी, ठीक है। और कोई सवाल? पानी तो आमिर भाई।
अच्छा जी, ये कुछ बच्चे ऐसा करते हैं पर्चे में 208 लिख दिया, पता लगा हो 200 है तो इसको ऐसे कर दिया 200, इसके नंबर कटते हैं, इसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं, कटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते। 208 लिख दिया, गलत हो गया। एक सादा सा आसान सा हल क्या है, साफ़ सुथरी सी एक लाइन लगाएं, सफ़ा हस्ती से मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। 208 गलत हो गया, लाइन लगाएं, 200 लिख दें, इसकी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, ओके। हैं मतलब उसको 3-4 पकड़ना जैसे ये क्या हुआ? जैसे ये किया हुआ है ना, ये कटिंग ही है, लेकिन इसको ज़रा तमीज़ से भी कर सकते थे हम। यानी आपने इसको 20,000 को लिखकर आर यूं करके काटा हुआ है, क्या ज़रूरत है यार इतना जुल्म करने की, एक लाइन लगाओ तब भी कटिंग हो जाएगी। अच्छा जी सुने, अब FAR 1 शुरू करते हैं। आज कितने बच्चों ने वैसे इंट्रो में डिस्पोजल पढ़ा है? इत्तफाकन ही कुछ ने पढ़ा हुआ है, वो उनके उस्तादों ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया होगा। इंट्रो के सिलेबस में आई थिंक नहीं है, मैंने एक गो थ्रू जब आया था सिलेबस तो किया तो उसमें डिस्पोजल का जिक्र नहीं था, तो कोई बात नहीं, वहाँ तो नहीं था, यहाँ तो है। यहाँ तो डिस्पोजल ही डिस्पोजल है, हर शाख पे डिस्पोजल बैठा है। अंजाम FAR 1 क्या होगा, तो डिस्पोजल यहाँ पे तो है, ठीक है। हम लाजमी इसको करेंगे, तफसील से करेंगे, स्लोली हम चलते हैं। आपको पता है स्पीड तो इतनी की है। तो आज डिस्पोजल को शुरू करते हैं, कल डिस्पोजल को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रेट लाइन मेथड से कल तक चलेगा, फिर परसों रिड्यूसिंग बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सिंपल डिस्पोजल के बगैर सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो अकाउंट्स वगैरह बनाने आते हैं, डेबिट एक्सपेंस कैलकुलेट करना आ गया, दोनों में फ़र्क समझ आ गया। मैंने कोई जल्दी नहीं की, मैंने 2 दिन इसीलिए तकरीबन, ये दूसरा दिन भी इसी पे ही लगा है, तो अब डिस्पोजल सिर्फ आपको छेड़ने के लिए शुरू कर रहा हूँ आज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कोई एसेट बेचते हैं तो उस एसेट के बारे में आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, आपका अपना है प्रोवाइडेड, ठीक है, किसी का उठा के नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना, अपना है, तो उसके बारे में 4 बातें बता सकते हैं, क्योंकि जिसको उठा के बेचेंगे उसके बारे में 4 बातें नहीं बता सकते। अपना एसेट भाई हमारी अकाउंटिंग के अंदर डेफिनेशन ही क्या थी, ओनरशिप में हो, कंट्रोल में हो, ठीक है, ड्यू टू पास्ट इवेंट, खरीदा हो आपने, उस वजह से आपके ओनरशिप में आया हो, तो वो आपका एसेट है, ठीक है ना। तो अब जब एसेट खरीदना था तो उसकी तो अकाउंटिंग हमने सीख ली, जब एसेट खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट। हाँ, उसकी कॉस्ट फिलहाल सिंपली एक फिगर गिवन है, इसके ऊपर थोड़ी बहस करेंगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ये इंट्रो में गालिबन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन FAR 1 में दोबारा पढ़ेंगे क्या कि एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। बट फिलहाल सवाल के अंदर कॉस्ट रेडीली अवेलेबल होती है। तो जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट खरीदते हुए हम एसेट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि एसेट बिजनेस में बढ़ता है और एसेट की नेचर डेबिट है, और डेबिट नेचर की चीज़ बढ़ने पर डेबिट ही होगी। अब एसेट बिजनेस से निकल गया किसी भी तरह से, वो बिक के गया, वो जल के गया, वो बह गया, वो धंस गया, वो स्वाह हो गया, आग लग गई है, राख बन गया, कुछ भी हो, बिजनेस से एसेट के चले जाने को डिस्पोजल कहते हैं, या डी रिकग्निशन, मुश्किल वाला लफ्ज़, ठीक है। जैसे एडिशन के वक्त एसेट को रिकॉर्ड करना रिकग्निशन कहलाता है, ऐसे ही डिस्पोजल के वक्त, एसेट के जाने के वक्त उसकी एंट्री करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसकी अकाउंटिंग करना, इसको डी रिकग्निशन कहते हैं, ठीक है ना। अब एसेट किसी भी तरह से बिजनेस से निकल गया तो ये डिस्पोजल है, लेकिन फ़िलहाल हम सबसे यूजुअल नॉर्मल वे बिक कर जाना, इसकी एंट्री, इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर जला भी लेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल आपने एसेट को जलाना जलूना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सिंपल एसेट हमने ख़रीदा, इस्तेमाल किया और फिर बेच दिया। जब बेच दिया तो वो हमारे बिजनेस से निकल जाएगा। अब मैं इस एसेट की बात कर रहा था कि ये एसेट जो है, जो आपने बेचा है, इसके बारे में आप कुछ बातें जो हैं, कोई पूछने वाला हो उसको बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 4 बातें आप लाजमी उसके बारे में बता सकते हैं, आपका अपना एसेट हो तो, क्या
किस दिन खरीदा था, कितने का खरीदा था, आज किस दिन बेचा है और कितने पैसे इसके मिले हैं। ये 4 चीज़ें आप डिस्पोजल के बारे में बता सकते हैं, सवाल में गिवन होंगी। ठीक है, क्या क्या, किस दिन खरीदा था, डेट ऑफ परचेज, कितने का खरीदा था, कॉस्ट, किस दिन बेचा, डेट ऑफ सेल, कितने पैसे आए, सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो डिस्पोजल के सवाल के अंदर आपको यही 4 चीज़ें गौर फरमाएं तो इस सवाल के अंदर नज़र भी आ रही हैं। सवाल को ज़रा पढ़ते हैं। हमने स्टार्टेड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, हमने स्टार्टेड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये है ना स्टार्टर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें 20th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 18, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इनके ओपनिंग बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग है ना ये, ठीक है जी। फिर एडिशन हैं, डेट ऑफ परचेज 2 एडिशन है, यकम मार्च यकम जून पे, कॉस्ट गिवन है। यहाँ तक सवाल में कोई चेंज नहीं है। नई चीज़ क्या आई आज हमारे सामने, एसेट डिस्पोज भी हो रहा है। अकाउंटिंग बहुत आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट सीए के अंदर अकाउंटिंग ही है। ठीक है ना, बस रोज़ का रोज़ पढ़ना है आपने। ठीक है, ऐसे ही एक एक चीज़ रोज़ाना ऐड होती चली जाएगी। आप रोज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको कोई नया मसला इसमें नहीं आएगा, वो कॉन्टीन्यूटी में चलता जाएगा। हाँ, छुट्टियाँ करेंगे तो फिर का समझ नहीं आएगी, वो कड़ियाँ मिल रही होती हैं ना हर रोज़। ऐसा नहीं होता कि आपको एक लेक्चर के अंदर जो पढ़ाया गया अगले लेक्चर में सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। आप पूरे सेशन के अंदर ये नोट करेंगे कि हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। तो छुट्टी को तो अपने ऊपर बिल्कुल हराम कर लेना आप, छुट्टी तो करनी ही नहीं है। ठीक है ना, छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके फिर सीखते चले जाएंगे। ठीक है ना, जैसे भी वो कोशिश करके क्लास में आ जाए। टांग में दर्द है तो चौंकड़ी मार के बैठ जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है ना, एक बात कर रहा हूँ, मतलब बस आप आ जाओ क्लास के अंदर, छुट्टी नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है ना, बहुत नुकसान होता है। अच्छा जी, तो डिटेल ऑफ डिस्पोजल गिवन है जी। देखें, डेट ऑफ परचेज बता रहे, हम कौन से साल में खड़े हैं, 18 के साल का शुरू, और 18 के ही अकाउंट्स को हमने बनाना है। ये एसेट हमने खरीदा किस दिन था, पुरानी बात है, ये एसेट खरीदा। तो जितने भी सवाल मैं आपको डिस्पोजल सिखाऊंगा उसमें जो एसेट बेचा जा रहा होगा, जिस साल में खड़े होंगे वो उससे 2, 3, 4 साल पहले खरीदा गया होगा। हाँ, वो टेस्ट वाले सवाल के अंदर ऐसा हो जाएगा कि जिस साल में एसेट खरीदेंगे उसमें बिक भी जाएगा, तो वो बात की बात है। ठीक है, वो तो टेस्ट के अंदर आप देखेंगे ना। फिलहाल तो हम जितने सवालों के अंदर डिस्पोजल सीखेंगे उसमें क्या होगा, एसेट जो बेच रहे होंगे वो कुछ साल पहले खरीदा होगा। ठीक है, जैसे ये 18 में हम खड़े हैं तो ये एसेट कब खरीदा हमने, 15 में। कितने का खरीदा, 40,000 का। किस दिन बेच रहे हैं, हमारे साल में। और कितने रुपए आए हैं। अब ये सेल प्रोसीड्स आज इस्तेमाल नहीं होनी, ये कल इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, फिलहाल तो सेल प्रोसीड्स आज यूज़ नहीं होनी। ठीक है, डिस्पोजल का टेक्निकल काम मैं आपको आज करवा दूंगा, लेकिन डिस्पोजल को कंप्लीट नहीं करूंगा ताकि आप ये टेक्निकल काम की थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाएं। ये सवाल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया पिछली क्लास में, उसकी वजह ये है कि मैं इसी को कल कंटिन्यू करूँगा, पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात करके, फिर कल इस जैसे 1-2 सवाल वहाँ बोर्ड पे भी कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये बात ज़रा तकरीबन दरमियान में छोड़ी थी ना, इस वजह से मैं इसको, मतलब दरमियान में नहीं, डिस्पोजल की टेक्निकल बात कर ली है, लेकिन पूरा डिस्पोजल इंशाल्लाह कल करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं डिस्पोजल के, 4 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स मैंने करवा दिए हैं आज, 2 स्टेप्स जो हैं वो कल करेंगे, इसलिए इस सवाल में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने फिलहाल रुक कर सिर्फ देखना है, फिर नोट करना है। ठीक है, अभी तक जितना सवाल, चलें जहाँ पे रुकना होगा मैं बता दूंगा, फिलहाल साथ चल लें, क्योंकि जितना सवाल रूटीन के अंदर है, कोई चेंज नहीं है, वो तो कर लें। जैसे सबसे पहले क्या गिवन है, यकम जनवरी 18 पर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है एसेट अकाउंट का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो एसेट अकाउंट का ओपनिंग यकम जनवरी 18 पे कितना है जी, अब ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड्स लाजमी लिख लीजिएगा आप, 3 लाख और 1,20,000 थाउजेंड्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लेजर्स के अंदर अगर लेजर रिक्वायर्ड हो ना तो ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड लिखना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट अगर लेजर हो। और अगर रिक्वायरमेंट कुछ और हो, ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है तो फिर वर्किंग के अंदर माफ़ी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट लेजर्स है तो ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड्स लाजमी लिखिएगा, जैसे मैं 2 दिन से लिख रहा था। ओके, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, बोले अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नज़र आ रहा है? हाँ, पहला पॉइंट क्या है जी? पहला पॉइंट क्या था जी? ओपनिंग बैलेंसेस सवाल ने दे दिए, उठाए हमने, लिख दिए, नंबर मिल गए। दूसरा पॉइंट क्या है जी? एडिशंस हो रहे हैं बता रहा है। और तीसरे पॉइंट में डिस्पोजल्स, ये पॉइंट्स मैंने लगा दिए। अब सेकंड पॉइंट में कोई नई चीज़ नहीं है। डिस्पोजल इसको नहीं भी आता, ये काम करके तो पर्चे में ये नंबर ले सकता है ना, क्योंकि डिस्पोजल अगर डिस्पोजल सवाल में आ गया है तो जब तक सवाल में ये डिस्पोजल नहीं लिखोगे आपको बाकी चीज़ों के नंबर भी नहीं मिलेंगे। ओपनिंग जो लिख दिया उसके नंबर मिलेंगे, एडिशन की एंट्री कर दी वो नंबर मिलेंगे, डेप्शन एक्सपेंस के अंदर जाके एडिशन के ऊपर डेप्शन निकाल दी वो नंबर मिलेंगे। जितना आता हो वो करके आना है, पर्चा पास करना है। तो ये नहीं सोचना है कि सारा सवाल सही करेंगे, वो होता ही कोई सवाल सारा सही है, ठीक है ना। आपको जो आता है आपने वो लाजमी करके आना है, किसी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं छोड़ना आपने। इंग्लिश इज कमिंग वेरी फास्ट टू मी। अच्छा, तो ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए, अब एडिशंस की एंट्री करते हैं। तो पहला एडिशन है यकम मार्च 18 पे 30,000 का, दूसरा है यकम जून 18 पे 50,000 का। तो एंट्री फरमा दें क्या है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 18 पर 30,000 से, फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 से यकम जून 18 पे। ठीक है, यहां तक को मसला। उसके बाद यहां पर कुछ नया होने वाला है, इसलिए इसको लिखकर 2 को लाइनें खाली छोड़ देना, ठीक है, नए के लिए। लेकिन जो रूटीन वाला काम है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। और रूटीन वाला काम क्या है? अभी मैंने कहा, अभी ज़रा रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। मैंने कहा जी 2 एडिशंस हुए हैं, तो एडिशंस में कोई चेंज नहीं है, बस देख लो मेथड ऑफ डेप्शन कौन सा है। मेथड ऑफ डेप्शन है जी स्ट्रेट लाइन और रेट है 10%। तो रेजिड वैल्यू गिवन होती तो माइनस कर देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गिवन नहीं है। तो कॉस्ट कितनी है जी? 30,000 है बेटा, इनटू रेट कितना है, और ये एसेट किस दिन आया था हमारे बिजनेस में? यकम नहीं समझ आ रही? साथ साथ नोट करने की मुसीबत पड़ी है ना, ज़रा रुक जाए। मैंने कहा आप ज़रा रुक जाएं, मैंने कहा आप ज़रा रुक जाएं। यकम मार्च 18 पे 30,000 का एसेट खरीदा है, कितने महीने चला हमारे पास? तो इंटू 10/12। दूसरा एसेट खरीदा है हमने 50,000 का, किस दिन? यकम जून 18 पे। तो फिर कॉस्ट इंटू स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, रेट इंटू 7/12 फरमा दें जी। 2.5 और 2.9, ठीक है जी, यहां तक को मसला नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको यहां पर एक लाइन लिखवाई थी गालिबन पहले दूसरे दिन, और वो लाइन क्या थी? नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर। उसके साथ ही मैंने फिर उर्दू में एक जुमला लिखवाया था, यहां पर हम सिर्फ उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। याद है ये बात? अब मेरा सवाल, ये जो 40,000 रुपये वाला एसेट है, ये जो 40,000 वाला, मतलब कॉस्ट जिसकी 40,000 है, ये जो 40,000 वाला एसेट है, ये हमने कब खरीदा था? अगर ये हमने 2015 में खरीदा था, तो ये इस वक्त हम कौन से साल में खड़े हैं? 18 वाले साल में ये कहां पड़ा होगा? इस ब्रॉड डाउन के अंदर पड़ा होगा। एम आई राइट? 40,000 रुपये वाला एसेट जो हमने 15 में खरीदा था, अगर हम इस वक्त 18 में मौजूद हैं, तो ये 40,000 वाला एसेट 18 के साल के ओपनिंग एसेट्स के अंदर पड़ा होगा। पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? यानी ये एसेट हमारा यकम जनवरी 18 पे मौजूद है। अगली बात, लेकिन ये एसेट किस दिन बिक रहा है? इसका मतलब ये एसेट हमारे पास साल के आखिरी दिन मौजूद नहीं है।
पूरा साल हमारे पास ये नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हमने उसूल क्या लिखा था उस दिन, जो लिखा था कि यहाँ पर तो हम सिर्फ उन एसिड्स को लेंगे जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें, और उस पर फ्रैक्शन नहीं लगाना। अब अगर 300 का 300 हम यहाँ पर लिखें और उस पर रेट लगा दें 10%, फ्रैक्शन तो लग नहीं सकता। तो ये 40 भी 300 में पड़ा है, ये 40 300 में पड़ा है कि नहीं पड़ा? अगर ये 40 300 में पड़ा है और हमने इसको यहीं पड़ा रहने दिया और इस पर रेट लग गया, तो यहां तो फ्रैक्शन लगाने की इजाजत नहीं है, तो ये 40 तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हालांकि हमने इसको पूरा साल डेप्रिशिएट करना ही नहीं। ठीक है, तो फिर आज की नई बात क्या है? रोज की तरह से हर रोज नई चीज आती है ना। आज की नई बात यह है कि ये फॉर्मूला मुकम्मल नहीं था, ये अंग्रेजी मुकम्मल नहीं थी। ये मुकम्मल अंग्रेजी क्या है? डेप्शन एक्सपेंस जब हम निकालते हैं तो ऑन ओपनिंग एसिड्स जो हम लिखते हैं, पूरी कहानी ये है कि इसमें से हम एक्सक्लूड कर दिया करते हैं डिस्पोजल्स को। तो पूरी बात ये है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एसिड्स जब निकालते हैं तो अगर कोई एसिड डिस्पोज हो रहा हो दौराने साल, तो उसको हमने ओपनिंग एसिड्स में से क्या कर देना है? एक्सक्लूड करना है, निकालना है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ पड़ा रह गया तो फिर ये पूरा साल डेप्रीशिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था यहाँ पर? हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, याद है? यानी कि 300, यानी 300 ही है ना। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स कितनी है जी? 300। अब इस पे रेट नहीं लगाना, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से 40 को माइनस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को क्या कर दो? माइनस। अब चूंकि हम यहाँ पे ओपनिंग की आदत पड़ी हुई है हमें, तो फिर मैं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ही लिख देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो कॉस्ट तो सारी ज़िंदगी सेम ही रहती है ना, ओपनिंग डेट पे हो, क्लोजिंग पे हो, जब खरीदा था तब हो, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना। ठीक है, तो बस क्योंकि पहले ओपनिंग, ये असल में ओपनिंग लिखने की आदत इसलिए डाली हुई है WDV के अंदर काम आती, बस ओपनिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ ओपनिंग बुक वैल्यू लिख देते हैं, वरना कॉस्ट तो हमेशा कॉस्ट ही रहती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स में से हमने माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स को। ठीक है जी, और बकाया जो बचेंगे उन पर लगा देना है रेट। क्या मतलब? मतलब कि जो 300 रुपये आ रहा है, ये है सारे एसिड्स की कॉस्ट। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 40 रुपये को, तो जो बाकी बचेंगे वो वाले एसिड्स हैं जो इस साल सारा साल हमारे पास रहे हैं, जो साल के पहले दिन भी थे। यानी 260 के बारे में तो कोई नहीं ना कह रहा कि उनमें से कोई और बिका है। 300 में से वाहिद एक एसिड बिक गया 40 रुपए वाला, तो वो क्या कर दिया हमने? माइनस। जब इसको माइनस कर दिया तो बाकी जो 260 बचे हैं वो फिर साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहे, और उन पे चुप करके क्या लगा दो? रेट। आंसर बताओ? 26। क्लियर है ये? अब बोलो, अब कोई कमी तो नहीं रह गई? को विटामिन की कमी? क्या भाई साहब रह गई है कमी अभी? ये जो 40 आपने यहां से निकाला है, ये इसलिए निकाला है कि पूरा साल डेफिसिट ना हो, लेकिन 6 महीने तो हमारे इस साल में इस्तेमाल हुआ है, वो 6 महीने की डेफिसिट तो करनी है ना। तो फिर इसको यहां से निकाला। इसने कहा मुझे क्यों निकाला? तो हमने कहा आपको इसलिए निकाला ताकि ताकि आपको हम अलग से डेप्रीशिएट कर सकें। ठीक है जी, तो इसको वहाँ से हम ले आए अलग, और आज एक नया हेड यहाँ पर वर्किंग में, एक नया लाइन आइटम वर्किंग में ऐड हो गया, और वो है ऑन डिस्पोजल्स। जितने भी डिस्पोजल्स हों यही काम रिपीट कर देना है। 3 हो तो तीनों को माइनस करके अलग ले आना है, 2 हो तो 2 को माइनस करके। अभी फिलहाल तो एक ही है। ठीक है, अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में जिंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, एसिड का रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो 40 वाले एसिड का जौन सा मर्जी साल है, उसका डेप्शन एक्सपेंस निकालने के लिए उसके ऊपर रेट किस पे लगेगा? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है? 40 है, तो 40 इंटू, लेकिन डेप्रीसिएशन को रोक देना है जिस दिन एसिड को इस्तेमाल करना रोकना है। एसिड को इस्तेमाल करना किस दिन रोक दिया? जिस दिन बिक गया, यानी 30 जून 18 पे। तो 1 जनवरी 18 से 30 जून 18 तक कितने महीने इस्तेमाल किया? तो 6/12 जी। कितना आ गया? 2
0.0 कर दें, ऐसे ज़रा पॉइंट पॉइंट चल रहे हैं, अच्छा लगता है जी। टोटल बता दें। हाँ 26 को भी ऐड करना है, ऊपर से टोटल ऐड करना है, ठीक है। पिछली क्लास में एक बच्चा कह रहा था 6 पॉइंट पता नहीं 7 पॉइंट, मैं कह 26 को भी ऐड कर लो, होश कर लो जी। यहाँ पे भी किसी ने कहा 7.33.4, ठीक है जी। ये क्या निकल आया हमारे पास, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर। एंट्री पहले करा लें, एंट्री पहले बोलें, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, एंट्री बोलें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 33.4 से, और वर्किंग 1 के अंदर हमने इसकी कैलकुलेशन की है, एग्जामिनर को ये बता दिया जी। क्वेश्चन, हाँ लेकिन इस साल में 6 महीने इस्तेमाल किया है ना, नहीं एक बार डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अभी सारा कुछ इसमें से मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, अभी मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैंने डिस्पोजल के आ जाने पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ता है वो बताया है। डिस्पोजल के तो अभी स्टेप्स लिखवाऊंगा। एसेट अकाउंट में से इसकी कॉस्ट को बाहर फेंक देंगे, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में इसकी जितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी वो निकाल के बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंकेंगे ये कल बताऊंगा, निकाल के बाहर फेंक देना हम, ठीक है ना। तो ये तो अभी मैंने सिखाना है, फिलहाल तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर सवाल के अंदर डिस्पोजल आ जाए तो आपके डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने ओपनिंग में से उसको माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पड़ा रहा तो पूरा साल डेप्शिट होगा, लेकिन जितना अरसा इस्तेमाल किया वो तो डेप्शिट करना है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन। अच्छा एक बात बताएं, ये एसेट हमने खरीदा है तो ये पूरा साल क्यों नहीं डेप्रीशिएट किया, है ना, तो फिर साल आ गया तो 12 महीने करें डेप्रीशिएट। हमारे पास साल के शुरू में था ना, 6 महीने रहा ना, 6 महीने हमने ही इस्तेमाल किया ना, तो उसकी वैल्यू लूज करने की कॉस्ट हमें ही लगनी चाहिए ना। 6 महीने उस एसेट ने हमें ही फायदा दिया ना, तो फिर उस उतने अरसे का एक्सपेंस हमने लेना है कि नहीं लेना। सर आप ये वाली बात दोबारा समझा दें, मंथ्स के साथ जैसे आपने कैलकुलेट किए है ना, ये वाला, ये ऑन डिस्पोजल्स वाला जो पॉइंट है ना, उसको आपने डिस्पोजल की वैल्यू ली, आपने कहा जितना हमने डिस्पोजल की है 40 जो आप कह रहे हैं कॉस्ट। सवाल नहीं आया अभी तक आपकी तरफ से भाई, 1 मिनट प्लीज। सर डिस्पोजल की देखिए ना, कॉस्ट 40 है, हाँ है, उसके ऊपर आपने रेट लगाया है, हाँ। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कितने हमारे पास कितने महीने पड़ा हुआ है इस disposal? साल के अंदर कितने महीने इस्तेमाल किया है सर ये तो परचेज की डेट है ना, तो बेटा, इस साल की डेट ऑफ सेल गिवन है, इस साल में आगे देखो 30 जून 18 पे हमने बेचा है, जी तो ये इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ है, 6 मंथ। तो इस साल की 6 महीने की डेप्शन हमने ले ली, 6/12। डेप्रीसिएशन को हम प्लीज बेटा आपस में बातें करने का किसी ने बोला है आप लोगों को। डेप्रीसिएशन हमने स्टार्ट करनी है उस दिन जिस दिन एसेट हमारे पास आ जाए, और रोक देनी है उस दिन जिस दिन हमारे पास से चला जाए। अब जब ये 15 में आया होगा तो 15 वाले साल में हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इसको डेप्रीशिएट किया होगा, फिर 16 के साल में पूरा साल, 17 में पूरा साल, 18 में 6 महीने इस्तेमाल किया तो 6 महीने डेप्रीशिएट करके डेप्शन को रोक दो। अभी मैंने डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया, अभी मैंने सिर्फ कहा है कि इस जाने वाले एसेट को सिर्फ 6 महीने डेप्रीशिएट करना है। अभी मैंने इसको डिस्पोज नहीं किया, अभी समझो मैं 30 जून पर इसको लेके आया हूं, आप इसको 30 जून पे मैं ले आया हूं, अब मैं डिस्पोज करने जाऊंगा इसको इसके बाद जी। क्वेश्चन, किसकी एंट्री, मैं होने की कह रहा हूं, अभी डिस्पोजल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, करवाता हूं उसकी एंट्री ही सिखाऊंगा उसकी जी। आपका सवाल, हाँ बेटा 15 वाले साल में जब खरीदा तो उन 3 महीनों की डेप्शन 15 में चार्ज की थी, 16 वाले साल की डेप्शन 16 में चार्ज की, 17 के साल की डेप्शन 17 में चार्ज की, अब 18 में खड़े हैं, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इररेलेवेंट क्वेश्चन है जी, डिस्पोज करने दें मुझे अब एसेट थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा जी, लिखें स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल, 4 स्टेप्स हैं, 2 आज लिखने, 2 की जगह छोड़ देना। आपका सवाल बेटा ये होना चाहिए था कि सेल प्रोसीड और रेजिडुअल वैल्यू में क्या फर्क है, ये सवाल कल आएगा जब सेल प्रोसीड यूज करूंगा। हाँ अभी तो वो चीज ही सामने नहीं आई, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन है
जी लिखें स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तुम इंसान बन जाओ, पहलवान हो या इंसान हो। कितनी देर से मैं देख रहा हूं तुम्हें, 10-15 मिनट से। तुम समझदार हो, मुझे क्या मसला हो तुम्हें, मुझे क्या मसला उससे हो रहा तुम्हें पता है। इंसान बन के बैठो, पहलवान बन के ना बैठो। मैं खुद पहलवान हूं जी। स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुने, कल जाके डिस्पोजल पूरा हो जाएगा। अभी ऐसे ही अच्छा, आप लोग ना खाम में भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो होती ही नहीं है। और ये सीए के बच्चे की एक साइकी है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ इससे। यानी अगर कुछ साफ़ सुथरी सीधी बात आई क्या पर्चे में लिख देना, तो बच्चा कहता है हो ही नहीं सकता इतनी सारी, ज़रूर इस बात के पीछे कोई बात होगी। वो सादा बात को भी मुश्किल खुद ही कर लेते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है भाई, इस साल में एसिड सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने की लेनी है। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। इस बाल की खाल को मत उतारिए, ठीक है जी। ओके स्किन ऑफ हेयर। अच्छा जी, स्टेप 1 लिखने से पहले ज़रा समझें, स्टेप आप ही लिखवाएंगे। मेरा आपसे सवाल है, फिर आप जवाब देंगे और स्टेप बन जाएगा। जब एसेट हमने खरीदा था, या खरीदा था को छोड़ो, यूं बोलो, जब हम एसेट खरीदते हैं, जब भी कभी हम एसेट खरीदते हैं, तो एसेट खरीदने पर बिजनेस में एसेट बढ़ जाता है। अगर एसेट बढ़ जाता है तो एसेट के बढ़ने पर एसेट अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट, ठीक है। यानी जब भी कभी एसेट, ये क्लिक क्लिक करना बस कर दें, सुभान अल्लाह वैसे भी आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं इसके ऊपर पढ़ें। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जब कभी हम एसेट को खरीदते हैं, तो एसेट खरीदने पर हम एसेट के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि बिजनेस में एसेट क्या हो गया है? इंक्रीज। जब एसेट को बेचेंगे तो बिजनेस से एसेट निकल गया, चला गया। तो जब एसेट बिजनेस से चला जाएगा तो एसेट के जाने पर एसेट अकाउंट कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। और बोलो इसका मतलब पहली बात तो डिसाइड हो गई कि डिस्पोजल अगर होगा तो एसेट अकाउंट में से एसेट ने निकल जाना है। ये बात समझ आती है? ठीक है। अगली बात, एसेट अकाउंट में से जो क्रेडिट करना है वो क्या होगा? हाँ, डिस्पोजल की क्या चीज? कॉस्ट या बुक वैल्यू? कॉस्ट या बुक वैल्यू या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन? ऐसे सर अजीबोगरीब नाम लिए जा रहे हैं आप। अकाउंट में से वही चीज निकालेंगे जो वहां पड़ी है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा है तो मतलब एसेट अकाउंट में तो क्या पड़ा है? एसेट्स की कॉस्ट। अगर एसेट्स की कॉस्ट पड़ी है तो फिर निकालेंगे भी क्या चीज? उसकी कॉस्ट। तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या बना डिस्पोजल का, कि जब एसेट डिस्पोज होगा तो हम एसेट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। किससे करेंगे क्रेडिट? एसेट की, जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। क्योंकि जब वो खरीदा था तो हमने एसेट अकाउंट को डेबिट किया था आने वाले एसेट की कॉस्ट से। तो जब वो एसेट जा रहा होगा तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे उस जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। उसकी वजह यह है कि एसेट के अंदर होने वाली कमी तो वैसे ही इस अकाउंट में नहीं आई है, तो इस एसेट अकाउंट के अंदर हमेशा उस एसेट की कॉस्ट ही पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 लिखें, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। हाँ, मैं बोलूंगा दोबारा, आप लोगों ने नहीं बोलना। एक बार बोला है, सही इफेक्टिवली लिखने का तरीका ये होता है कि जुमला पहले पूरा सुने और फिर लिखें। बहरहाल मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, लेकिन लुकमा नहीं चाहिए। ओके, लुकमा समझते हैं ना बीच में? हाफिज समझते होंगे जी। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। जी, स्टेप 1 दोबारा, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। सिंपल। भाई देखो ना, सादा सी बात है। एसेट जब खरीदा था, एसेट के आने पर एसेट अकाउंट को क्या किया था? डेबिट, एसेट की कॉस्ट से। अब सारी जिंदगी उस एसेट अकाउंट को हमने डेप्रिसिएशन से क्रेडिट किया ही नहीं, तो उसके अंदर तो एसेट की कॉस्ट ही पड़ी है। तो जब वो एसेट जाने लगेगा
तो फिर जाते हुए भी उस एसेट की कॉस्ट को उस एसेट अकाउंट में निकाल कर कहीं फेंकेंगे। वो कहाँ फेंकना है वो कल बताऊंगा, फिलहाल एसेट अकाउंट में से तो निकालें। ठीक है, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है जी? अब देखो ना, 300 के अंदर पड़ा भी कितना था? 40 ही पड़ा था ना। अब इसको निकालना चाहेंगे तो 40 को माइनस कर देंगे। अब जब ये क्रेडिट हो जाएगा, यहां पे माइनस ही हुआ ना, तो क्लोजिंग के अंदर फिर ये नहीं पड़ा होगा। ठीक है ना। लेकिन ये किस दिन होगा वकुआ? 30 जून 18 पर, यानी 1 जनवरी 18 पर ये मौजूद था हमारे पास। जनवरी में भी रहा, फरवरी में रहा, 30 जून तक पड़ा था। 30 जून की शाम को हमने इसको बेच दिया, तो एसेट अकाउंट में से इसको क्या कर दिया? निकाल के बाहर फेंक दिया। निकाल के बाहर फेंक दिया। कहां फेंका है ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। जी, तजर्बे वाले बच्चे चुप रहे। ठीक है, तो ये हमने कहां पे फेंकना है ये इंशाल्लाह कल। इसीलिए एक अकाउंट की जगह आपने यहां पे छोड़ देनी है। और होमवर्क के अंदर एक सवाल है जिसमें डिस्पोजल नहीं है, और एक सवाल है जिसमें 3 डिस्पोजल्स हैं। अब 3 डिस्पोजल वाले सवाल के अंदर जो मैं एक बार करवा रहा हूं वो आपने तीनों बार करना है, तो उसमें 3 अकाउंट्स की जगह खाली छोड़ना है। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो ये अकाउंट बनेगा ही नहीं, कल इंशाल्लाह बनाएंगे डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है ना। हाँ जी, पिक्चर एंड पे बेटा, जब सारा सवाल हो जाएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये सामने प्रेजेंट कर दूंगा, पिक्ट्यूरे ले लेना फिर जी। स्टेप वन, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कोई मसला इसमें? अब अगला मसला आता है। वो मसला ये है कि ये एसेट की कॉस्ट 40 रुपये 300 में पड़ी थी, बोलो। तो हमने इसके जाने के दिन इसकी कॉस्ट को यहां से निकाल के फेंक दिया बाहर, ताकि एसेट गया तो एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट भी निकाल के। एसेट बिजनेस में नहीं रहा तो फिर हमने अपने लेजर में भी उसको नहीं रखना, निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन एक और मसला आएगा। वो मसला ये है कि इस एसेट की रिलेटेड डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में भी इकट्ठी हुई पड़ी है। जैसे 15 के साल में 3 महीने डेप्रिशिएट हुआ होगा, 16 में पूरा साल, 17 में पूरा साल, 18 के अंदर भी अभी 6 महीने डेप्रीशिएट किया आपने, तो ये सारी डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठी होती रही होगी। 15 के साल के 3 महीने की यहां पड़ी होगी, 16 के साल की डेप्शन यहां पड़ी होगी, 17 के साल की डेप्शन भी 120 में पड़ी होगी, और 18 के साल की डेप्शन 33 में पड़ी है। तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में क्या हो चुकी है? क्रेडिट, यानी अक्यूमुलेट। अब एक बार तो पूरा सुन लो यार, टंगी तो ना दो बीच में। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि ये एसेट जो है, जो हमने बेचा है इस साल, ये 15 से हमारे पास चला आ रहा है। तो 15 से अगर हमारे पास पड़ा है तो 15 से डेप्रीशिएट हो रहा होगा, डेप्रीशिएट हो रहा होगा ना। तो इसकी डेप्रीसिएशन इस अकाउंट के अंदर हर साल क्रेडिट होती रही होगी। 3 महीने की डेप्शन 15 में आई होगी, फिर पूरा साल 16 में, फिर पूरा साल 17 में, और 18 के अंदर भी 6 महीने की डेप्शन। ये देखो, ये 2 रुपए भी इसके अंदर शामिल है कि नहीं है? यानी जाने वाले एसेट की जो डेप्रीसिएशन होती है सारी जिंदगी की, जाने वाले दिन तक की, वो इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट होकर अक्यूमुलेट हो चुकी होती है, इकट्ठी हुई पड़ी होती है। अब अगर इस एसेट को हमने बिजनेस से निकाल के बाहर फेंक दिया है, तो इसकी रिलेटेड डेप्रीसिएशन जितनी इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है, वो सारी की सारी भी उठा के क्या कर दो? डेबिट। क्योंकि डेबिट नेचर के अकाउंट से कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट नेचर के अकाउंट से कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट पड़ी थी, निकालने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में इस जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पड़ी है, तो इसको यहां से निकालने के लिए क्या करना है? डेबिट। क्योंकि जब एसेट चला गया तो अपनी कॉस्ट भी ले जाएगा और अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी ले जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल, ये समझ आया है? ये स्टेप 2 में बता रहा हूं कि स्टेप 1 क्या था? एसेट अकाउंट में से एसेट की क्या निकाल दो? कॉस्ट। और स्टेप 2, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन को अक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल दो। अब कितने अरसे की अक्यूमुलेशन निकालेंगे? जितने अरसे की डेप्रीसिएशन यहां पे इकट्ठी हुई पड़ी है। ठीक है, और वो कितने अरसे की है? डेट ऑफ परचेज से डेप्रिशिएट करना शुरू किया और 30 जून तक करते चले आए हैं हम। इस साल में भी 6 महीने हमने इसको डेप्रीशिएट किया है। ठीक है, तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन, जिसमें से 2 साल और 3 महीने की डेप्शन यहां पे इकट्ठी हुई पड़ी थी, है कि नहीं है? और 6 महीने की यहां पे भी आ गई, तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्शन
बेटा सारी की सारी यहीं से निकालेंगे, बीच में मत बोला करें प्लीज़, पूरी बात सुना करें, जब मैं कोई बात कंक्लूड कर लिया करूं फिर क्वेश्चन किया करें, ठीक है जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एसिड हमारे पास 15 में आया था, उसकी 15 की डेप्शन 15 के साल में रिकॉर्ड की हमने, फिर 16 में भी की, 17 में भी की। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का मतलब ही क्या है, इसके अंदर डेप्शन इकट्ठी होती रहती है, हर साल होती रहती है। तो यकम जनवरी 18 तक की डेप्रिसिएशन इस जाने वाले एसिड की 120 में शामिल होगी और 30 जून 18 तक के 6 महीनों की इस 33 में शामिल हो गई। तो सारी जिंदगी की इसकी डेप्शन यहां पे क्रेडिट होगी कि नहीं हो गई? कुछ पिछले सालों में क्रेडिट होकर आ गई, 6 महीने की इस साल में भी क्रेडिट हो गई। अब ये सारी जिंदगी की इसकी डेप्रिसिएशन जो है हमने इस अकाउंट में से निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नेचर की चीज है, कुछ यहां से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 पहले लिखो, कैलकुलेशन बाद में सिखाता हूं। स्टेप 2 क्या है? वी विल, पहले स्टेप 1 याद कराओ मुझे। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, अब ये एसेट गया है तो अपनी डेप्शन को भी लेकर जाएगा आज तक की, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे? वी विल डेबिट, लिखो, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account, एक्डेप लिख लो ना, शॉर्ट लिखो। we will debit the accumulated depreciation account with what with accumulated depreciation of जाने वाला एसेट, with accumulated depreciation of disposal। we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal। we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, कितनी accumulated depreciation से डेबिट करना है? जितनी उसकी हमारे पास जिंदगी गुजरी है, क्योंकि हमने डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन यहां पे क्रेडिट की है, ठीक है ना। हमने ये नहीं किया कि इस साल में डेप्रिसिएट ही ना करें, नहीं, इस साल में जो यूज किया उसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया पहले हमने, ठीक है। तो फिर दोबारा स्टेप बोल रहा हूं, आखिरी बार सुनो। वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। DOP DOS लिखना, from date of purchase, DOP, from date of purchase till date of sale। तारीख पैदाइश से तारीख वफात तक उसकी जितनी डेप्रिसिएशन हमने एक्यूमुलेट की थी, क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर जो डेप्शन जाती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन इसमें चार्ज करते हैं वो क्रेडिट ही होती है ना हर साल, ठीक है। तो जितनी आज तक क्रेडिट हुई है, कब से कब तक? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, वो सारी कैलकुलेट करेंगे और आज यहां से डेबिट करके निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की डेप्शन यहां पे इकट्ठी हुई है, यकम जनवरी 18 तक की इस अमाउंट के अंदर छुपी पड़ी है और फिर इस 18 के साल के 6 महीनों की इस अमाउंट के अंदर छुपी पड़ी है। ये तो आपको नजर भी आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्शन जो यहां पे क्रेडिट हुई है, हमने उसको यहां से डेबिट करके निकाल देना है, क्योंकि एसेट निकल गया। एसेट गया तो अपनी डेप्रिसिएशन को भी ले गया। कहां ले गया ये कल देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां से निकल गया, जहां गया है वो मंजिल कल देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या लिखवाया मैंने आपको? वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। चेक करते हैं जी, ये देखें आपके लिए टाइमलाइन बनी हुई। ये तो नहीं करना चाहिए था मुझे। लें भाई, ये टाइमलाइन है। यकम अक्टूबर 15 को हमने ये एसिड खरीदा था, बोलो। इसकी जिंदगी का पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 15 पे, ठीक है ना। तो इस साल की अगर डेप्शन कैलकुलेट करूं मैं अलग से, इस साल कितनी डेप्शन चार्ज हुई होगी, तो हमने कहा जी 40 की कॉस्ट पकड़ो, इंटू 10% करो, इंटू 3/12 करो, आंसर इज 1। तो 15 के साल में ये 1 रुपया डेप्रिसिएट हुआ था। फिर 16 के साल के अंदर तो ये ओपनिंग में आ गया होगा, पूरा साल डेप्रिशिएट किया होगा हमने 4। 17 के साल में भी ये ओपनिंग में पड़ा होगा, पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ होगा 4। और 18 के साल के अंदर
इसको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले 6 महीने डेप्रिशिएट किया है तो 2 रुपये। अब 1 जमा 4 जमा 4 जमा 2, यानी आज तक ये एसेट हमारा जो है ये 11 रुपए की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी कर चुका है, जिसमें से आप अगर गौर करें तो 4 और 4 8 और 1 9 रुपए की डेप्रिसिएशन इस 120 में छुपी पड़ी होगी और 2 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो इस 33.4 में पड़ी है। तो 9 2 11, 9 2 11, ठीक है। ये पूरे 11 के 11 की डेप्रिसिएशन जो है अभी क्लास के बाद आपने 9 2 11 होना है, ठीक है। खबरदार को मेरे पास आया तो इंटरवलों के अलावा जी, जाहिर है आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, फिर कल इंशाल्लाह हम इसी की पिटाई दोबारा करेंगे, ओके। वैसे कल तक आप कॉन्फिडेंट होंगे जी। तो 9 रुपए की डेप्रिसिएशन यहां छुपी पड़ी है, 2 रुपए की यहां, तो टोटल कितनी इस अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है 11। इसको डेबिट करना है, पूरे के पूरे 11 को यहां से डेबिट करना है, तभी इस एसेट की डेप्रिसिएशन सारी निकलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखवा रहा था, ये 11 रुपए की फिगर को आपने डेबिट करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से, ठीक है, क्योंकि ये वो डेप्रिसिएशन है जो एसेट की डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है। लेकिन इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट बताता हूं, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या बताई हुई है आपको? हर साल डेप्रिसिएशन बराबर, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर, ऐसा ही है। मतलब अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए हो तो 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 10 × 3। अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 50। अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए है तो 5.5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 55। बात समझ रहे हो? ये स्ट्रेट लाइन की खसूसियत है। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाहें जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की, तो हम 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे और जितनी जिंदगी उसने हमारे पास गुजारी है उस जिंदगी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर वो लंबी लंबी नहीं छोड़नी आपने, मतलब टाइमलाइन नहीं बनानी, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सहूलत मौजूद है। आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? आप जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइफ पास्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ये फॉर्मूला है जी हमारा जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का, ठीक है जी। शॉर्टकट कौन से मेथड में? स्ट्रेट लाइन में। हाँ, ये रिड्यूसिंग बैलेंस में इंशाल्लाह कल या परसों जब भी शुरू करेंगे देखेंगे आप, ये बदल जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालने का शॉर्टकट क्या है? 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और लाइफ को ज़बानी गिनती करके मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी बता देंगे? बता दें, बताना पसंद करेंगे जी? बड़ी मेहरबानी, फिर बताएं ना। 40 कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वैल्यू गिवन नहीं है वरना माइनस करते, इनटू 10%। जब ये हमने कर दिया तो ये 4 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई 1 साल की। अब इस एसेट की हमने निकालनी है लाइफ जो हमारे पास इसने गुजारी, तो हम डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, ये ज़बानी करना है काम सारा। आज पहला दिन है, मैं लिख लिख के कर रहा हूं। हम ये ईयर्स को काउंट कर लेंगे। कैसे? डेट ऑफ परचेज क्या है जी? 1 अक्टूबर 15 और डेट ऑफ सेल 30 जून 18। अब स्टेप 1 में आपने क्या सोचना है? ईयर एंड। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो 1 अक्टूबर 15 को जब ये एसेट आया है, वैसे तो मैं यहाँ पे करवाया हूँ ये काम, लेकिन चलें ज़रा अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। 1 अक्टूबर 15 पे जो एसेट मैंने ख़रीदा था, पहला ईयर एंड इसका कब आया होगा? 31 दिसंबर 15 पे। तो 31 दिसंबर 15 तक के 31 दिसंबर 15 वाले साल में ये एसेट कितने महीने चला होगा? 3/12। 16 वाले साल में पूरा साल
ईयर्स में कैलकुलेशन करते हैं। 17 वाले साल में पूरा साल, 18 वाले साल में 6/12। अब कैलकुलेटर के ऊपर ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें ऐड कर दो तो 3.25 साल बनेगा। बन गया, 3.25 साल ही बनता है। 2 साल और 9 महीने बनता है तो 3.25 साल ही बनता है। ये बात किस बच्चे को समझ नहीं आई? हाइब्रिड, मुझे नजर नहीं आया कोई हाथ, अगर कोई है तो फिर क्लास के बाद मुझसे पूछ ले, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने ये एसेट जक्कम अक्टूबर 15 को खरीदा तो 31 दिसंबर 15 पहला ईयर एंड आया। कितने महीने उस साल में चला? 3 महीने। फिर 16 वाले साल में कितने महीने चला? पूरा साल। 17 वाले साल में कितने महीने चला? पूरा साल। 18 वाले साल में 6 महीने। तो ये सारों को ऐड करें तो टोटल ईयर्स कितने बनते हैं? 2.75। अब ये 2.75 ईयर्स को आपने यहां पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ये वही 11 नहीं है, थोड़ी देर पहले निकाला था, ठीक है। तो ये जो है ना DOP DOS ये लिख कर, ये तो पहला दिन है ना, सब कुछ लिख रहा हूँ, ये जबानी आपके हाथ के ऊपर गिन लिया करेंगे ये, ठीक है ना। और 2.75 निकाल के इसको लिख देना है आपने, वरना तो इस पे भी टाइम ही लग जाना है। तो 11 रुपीज़ की क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, ऐसा ही है। तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने डेबिट करना है। कहां से डेबिट करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से डेबिट करना है। किस दिन? 30 जून 18 पे। इसको यहां से डेबिट करके क्रेडिट कहां करना है? ये मैंने अभी नहीं बताया। नहीं मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है जी। अब सुने, ये दोनों अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों अकाउंट्स कंप्लीट हैं। जो तीसरा अकाउंट है उसकी जगह खाली छोड़नी है आपने, ठीक है। क्लोजिंग बताएं मुझे। 340 और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट क्लोजिंग ये 11 माइनस करके बताना, 142.4, ठीक है जी। अब आपने, जब मैं ये दिखाता हूं तस्वीर के लिए आपको, फिलहाल सुने, आपने होमवर्क के अंदर क्वेश्चन 22 जो करना है इसमें डिस्पोजल है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, रिवीजन है, ताकि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी हो रिवाइज हो जाए। नहीं मसला ना रहे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन, आपको बस पक्का पता लग जाए, ठीक है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस आज करके मैं होमवर्क मैंने स्ट्रेट लाइन दे दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो डिस्पोजल 3 है। आप 3 डिस्पोजल हैं तो परेशान नहीं होना। जो काम एक डिस्पोजल के लिए किया मैंने वो 3 दफा आपने तीनों के लिए कर लेना है, ठीक है। आप जा सकते हैं, जाना चाहें तो, होमवर्क को पता लग गया, सिर्फ आप, बाकी बैठे। अच्छा, तो आपने क्या करना है जी? आपने एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल जैसे लिखा हुआ है, यहां से हमने एक को माइनस किया है, आपने तीनों को अलग अलग माइनस कर देना है। तीनों को यहां लाकर डेप्रीशिएट कर देना है। तीनों के लिए ये वाली वर्किंग अलग अलग परफॉर्म करनी है। तीनों के लिए ये दोनों स्टेप्स अलग अलग परफॉर्म करने हैं। स्टेप 1 एसेट अकाउंट क्रेडिट, स्टेप 2 एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, कर लेंगे इंशाल्लाह। अब तीनों के लिए डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने कल चूंकि बनवाना है, तो होमवर्क वाले सवाल के अंदर 3 अकाउंट्स की जगह भी छोड़ के आना जिसपे 3 डिस्पोजल अकाउंट आप बनाएंगे, क्योंकि मैं तो एक डिस्पोजल अकाउंट इस सवाल का बना के उसी वक्त आप लोगों से अगले सवाल के 3 डिस्पोजल अकाउंट्स बनवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।